बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज जाहिर है कि बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और पिछले कुछ अरसे से तकरीबन एक महीने से डेवलपमेंट्स हैं और कहा जाए कि पाकिस्तान में ख़बरों की कभी कमी नहीं रही तो ये बेजा नहीं होगा। जरदारी साहब की गिरफ़्तारी, उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी और फिर उसके बाद से अब तक जो सिलसिला सियासतदानों की गिरफ़्तारियों का है और ख़ास करके अपोजिशन की, उसमें आज एक नया इजाफा हो गया और वो है राना सनाउल्लाह का इजाफा, जिन्हें कि आज मोटरवे के ऊपर 1:30 बजे के करीब लगभग उनका वो लापता हो गए। बकौल उनकी फैमिली के कि उनका उनसे कोई राब्ता नहीं था, तो उनके तमाम टेलीफोन जो थे वो बंद थे और फिर कुछ देर के बाद मीडिया पर ये इत्तलात आई कि उनको एंटी नार्कोटिक फोर्स ने जो है वो अरेस्ट किया है। अब तक कोई अलामिया ANF की तरफ से नहीं आया, लेकिन जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन हमारे हाथ में नहीं है बाकायदा सरकारी ANF की जानिब से, वो ये है कि शायद कुछ मुनशियात जो है वो उनके पास से बरामद हुई है। जबकि इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब आए दिनों टेलीविज़न के ऊपर भी और अपने जो कुछ सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं उनसे भी ये बयान लफ्ज़ों में कह चुके थे कि उनको गिरफ्तार करने की तैयारी हो चुकी है। उनके बहुत सारे जो पार्टी के अफराद हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका बोलना उनका जुर्म है और उनका ये कहना है कि चूंकि वो बहुत ही नकाद रहे हैं हुकूमत के, लिहाजा इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। बहरहाल अभी तक चूंकि तफसीलात नहीं है, हम इसके ऊपर कोई बात भी हतमी नहीं दे सकते। दूसरी तरफ जो आज फवाद चौधरी साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था, उसको सुन के ख्याल आया कि कुछ शायद और जो है वो गिरफ्तारियां होंगी। और फवाद चौधरी साहब ने आज जो कहा कि कुछ दिनों में तमाम के तमाम लोग जो कि पिछले 10 साल इक़्तिदार में रहे वो अंदर होंगे, उसने कुछ चौंका दिया था। लेकिन सुनिएगा फवाद चौधरी साहब जो कि वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, प्रेस टॉक में, ज़रा सुनिएगा। 10 साल में जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं पिछले, इनमें से एक भी आपको बाहर नजर नहीं आएगा, ये सारे जेलों में जाएंगे। मुस्लिम लीग नून को कोई हम तो नहीं तोड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को तोड़ने में सबसे अहम किरदार तो मरियम नवाज शरीफ ने अदा किया है, जिन्होंने जब उनके चचा लंदन गए तो पीछे से शबखून मार दिया अपने चचा की क़यादत के ऊपर। लिहाजा लोग टूट रहे हैं। गवर्नर सिंध जो है इमरान इस्माइल, वो भी एक जादूगर आदमी है। जब इमरान इस्माइल को कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब कि सिंध में जो है वो तब्दीली लानी है, तो मेरा ख्याल है वो 48 घंटों में ले आएंगे। अच्छा, ये तो इसमें कुछ सिंध और पंजाब के फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बातें हो गई हैं, जो जिसका कि अब इशारा दिया है फवाद चौधरी साहब ने। कुछ लोग मिले हैं पंजाब के अंदर, कोई PMLN को कोई ग्रुप जो है वो छोड़ रहा है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है। इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प राय भी है, तज्जियात भी हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन कल इसी सिलसिले में, यानी जो वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश है, इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह ने जियो टेलीविज़न के प्रोग्राम में नया पाकिस्तान में एक ख़ास बात कही थी। बहुत सारे लोग उनकी गिरफ्तारी को उस तनाजुर में भी देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा था ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। घर का घेराव करने की उन्होंने बात की थी और इसी तरह की बात वैसे प्राइम मिनिस्टर जो कि मौजूदा वजीर आज़म हैं, कुछ अर्सा पहले 2015 में उन्होंने भी कर रखी है, ज़रा वो भी सुन लीजिए। इन शरीफ बरादरान ने जब सियासतदानों के ज़मीरों का सौदा किया था, अगर हम तब स्टैंड ले लेते खड़ी हो जाती कौम। क्या हम भूल गए हैं छांगा मांगा? सियासतदानों को नीलाम किया गया, फिर डर गए कि उनको बड़ी ऑफर ना आ जाए, छांगा मांगा के रेस्ट हाउस में भेड़ बकरियों की तरह उनको बंद किया। क्या उनको रिश्वत नहीं दी आपने बेनजीर के खिलाफ होने की? वो खुद करप्ट करते हैं। ये लीडर जो बैठे हुए पार्टीज में, किसी ने छांगा मांगा में कीमतें लगाई और किसी ने अब बैठ के जमहूरियत को ये सबसे ज्यादा डैमेज किया इससे। एक तरफ तो खुद खान साहब छांगा मांगा की सियासत या वफादारियाँ तब्दील करने के खिलाफ बात करते रहे और आज वही पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत के हवाले से गिराने की बातें PTI कर रही है और साथ साथ वफाक के अंदर भी वफादारियाँ तब्दील करने की खबरें जो इत्तलात हैं वो आ रही हैं। क्या होगा मुस्तकबिल का पेश मंजर? क्या गिरफ्तारियाँ होंगी? नंबर 1 एजेंडे पे हुकूमत की गिरफ्तारियाँ हैं अपोजिशन की, नंबर 2 पे सिंध की हुकूमत या पंजाब की जो अरकान असम्बली हैं उनकी वफादारी
गिरफ्तारियां खरीदना है। प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट है। नहीं प्रायोरिटी तो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत और जो इस वक्त महंगाई का अजाब है उससे जान छुड़ाना शायद ये प्रायोरिटी नहीं होगी। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं जो कि हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN के रुकने कौमी असम्बली और सीनियर सियासतदान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत हरदिल अजीज जनाब फवाद चौधरी साहब जो कि वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं और बहरहाल बड़ी बबांगे दोहल बात करते हैं। पहले चौधरी साहब फवाद से पूछ रहे थे क्योंकि फवाद साहब जो भी आपने कहा है अब तक दुरुस्त साबित हुआ है और आज भी आपने कहा कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार होने लगे हैं। आज एक गिरफ्तारी और हो गई। सर कितने लोग और हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक टुकड़ा दिखाएंगे और बैकग्राउंड नहीं बताएंगे तो जाहिर है समझ नहीं आएगी। मैं बात ये कर रहा था कि 24 ट्रिलियन कर्जा लिया गया पिछले 10 सालों में और बलूचिस्तान के रेफरेंस में मैं बात कर रहा था कि वहां पर हर MPA को 26 करोड़ रुपए दिए गए 10 साल तक लगातार। और मैंने कहा कि अगर ये इन्वेस्टिगेशंस होंगी जब इसकी DIT की तो ये जो तमाम लोग इंतजार में रहे हैं वो बचेंगे नहीं। तो जाना जमाला की गिरफ्तारी का वगैरह उससे कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं था जो बात मैं कर रहा था। और दूसरा जहाँ पर आपने अभी कहा कि प्रायोरिटी हमारी जो है वो पार्टी तोड़ना है और अवाम की खिदमत दल है, बिल्कुल ही एक गलत स्टेटमेंट है। मैं समझता हूँ हम पार्टी तोड़ ही नहीं रहे। ये पार्टी PMLN को किसने तोड़ा है? PMLN को तो मरियम नवाज शरीफ है। पहले उन्होंने अपने वालिद साहब के बारे को लेके एक गलत उनको पॉलिसी दी, सिक्योरिटी पाकिस्तान की जो है उसको थ्रेट में डाला। उसके बाद जो है उनकी अपनी उन्होंने कैलिबरी फॉन्ट की जाली दस्तावेजात पेश की सुप्रीम कोर्ट में जो उनके वालिद को और उनको जेल में लेके गई। अब जो PMLN की जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन गए तो उन्होंने उसके ऊपर शबखून मार दिया। और अब शहबाज शरीफ में और मरियम नवाज शरीफ में एक लड़ाई है PMLN के लीडर बनने के लिए और लीडरलेस पार्टीज ठहरती नहीं है। लिहाजा जो PMLN की शिकस्त रेख्त है उसका हमसे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो अपने बोझ के तले दब रही है और अपने बोझ के तले जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फवाद साहब ये जो आज राना आपकी देखिए हम तो हमेशा ये बात कहते हैं कि आपका मैंडेट है एहतसाब करना, जरूर एहतसाब करें। आज की गिरफ्तारी तो एंटी नारकोटिक वालों ने की है और अभी तक कोई इत्तलात सामने नहीं आई कि कितनी मुनशियात राना साहब से जो है वो बरामद हुई है। क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त लोग जो महंगाई के अजाब में हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उनके ऊपर बात होनी चाहिए? लेकिन जाहिर है कि ऐसा कोई ना कोई इशू हो जाता है कि तमाम का तमाम मुल्क और मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारियों के ऊपर बात करना शुरू हो जाता है। एक मीडिया ट्रायल तो चल रहा है, निकलता है कि नहीं निकलता उनसे मुनशियात, या ये कल की बात होगी, ये बात की बात होगी, अभी तक तो यही हो रहा है। तो प्रायोरिटीज है क्या गवर्नमेंट की इस वक्त? ये गवर्नमेंट का तो एक्शन नहीं है ना, ये तो ANF का एक्शन है। ANF का जो है वो गवर्नमेंट से उस तरह से एग्जीक्यूटिव से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। हमारा तो मैंडेट नहीं है ANF को कहना वफाकी हुकूमत के अंदर नहीं है, ये वफाकी हुकूमत के अंदर है। लेकिन ये हमारा मैंडेट थोड़ा ही है कि हम इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करें या ANF को डायरेक्ट करें कि फलाने को गिरफ्तार कर लो या फलाने को नहीं करो। ये तो मैंडेट नहीं है हमारा। जाहिर है कि उनकी अपनी एक कार्रवाई है, उसको जो है वो ANF जो है वो बड़ा एक तगड़ा इदारा है और 24 घंटे के अंदर जो उन्होंने जो भी जमात है उन्होंने 24 घंटे के अंदर जो है वो बताने हैं। तो इसमें आप इतना डेस्परेट जो है अगर हो गए हैं पहले तो उसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं तो सवाल है, ये तो फवाद चौधरी साहब सवाल करना तो जरूरी है। हम तो इस वक्त अलामिया का इंतजार कर रहे हैं। एक MNA को गिरफ्तार किया गया है, दिन दिहाड़े उसको रस्ते से गायब किया गया है। जो तरीकाकार आप क्या समझते हैं कि ये तरीकाकार दुरुस्त है? ये दुरुस्त तरीकाकार है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए फ्रैंकली कानूनी तरीकाकार तो यही है जो ANF ने लिया है। 24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट को पेश करना है, उन्होंने इल्जामात जो है वो बताने हैं। तो तरीकाकार कानूनी तो यही है जो उन्होंने किया। अगर आपके ख्याल में कोई और है तो वो बता दें। अच्छा चले, सिंध की हुकूमत की भी आपने एक बड़ी खबर दी है कि सिंध की हुकूमत में भी नंबर्स के बारे में, तो उस पर क्या इत्तलात है? क्योंकि काफी लोग इसके ऊपर सुनना चाहते हैं बात आपकी, तो उस पर क्या इत्तलात? सिंध की हुकूमत में देखिए जब से फरियाल तारपुर स्पेशली जब से गिरफ्तार हुई हैं तो एक एक्साइटमेंट है सिंध में और लोग बड़े खुश हैं इस बात के ऊपर कि शायद उनके पैसे जो हैं अब रिकवर हो सके। तो जो सिंध के MPs हैं वो भी जाहिर है कि अवाम का हिस्सा है, वो भी एक्साइटेड है। तो अब मैंने तो ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी होगी वो गवर्नर इमरान इस्माइल के जिम्मे लगाएंगे तो वो बंदे पूरे कर देंगे। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे है नहीं। अभी फिलहाल प्राइम मिनिस्टर ने कोई इस वक्त पॉलिसी दी नहीं है।
जब देंगे तो इंशाल्लाह कोई देरी नहीं लगेगी। अच्छा, ये चौधरी मंजूर साहब से भी इसका सुन लीजिए इनका, कि वो कह रहे हैं कि सिंध की हुकूमत, एक तो राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी कितनी अहम है, वो ये कह रहे हैं कि कानून का रास्ता है, उसको हम इख्तियार करेंगे। आप कितने डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं, जैसा कि भी फवाद साहब ने कहा कि लोग बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं इस बात को कि क्यों गिरफ्तार किया गया है? और लोग नहीं, आप हो रहे हैं, लोग तो नहीं हो रहे, आप हो रहे। नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल होंगे। अगर पाकिस्तान में किसी एमएनए को पकड़ा जाए इस तरह, और सिर्फ अपोजिशन को, तो सवाल तो होंगे फवाद साहब, और ये काम आप भी करते रहे और हम भी करेंगे ये काम। नहीं, बिल्कुल, मैं तो सिर्फ आपको कानून बता रहा हूँ कि कानून यही है कि 24 घंटे के अंदर इल्जामात सामने तो ये कवानीन सर, वो आपके जो अमीन गंडापुर हैं उनके ऊपर क्यों लागू नहीं हुआ, और ये कानून जो है परवेज खटक साहब पे लागू नहीं होते, ये सिर्फ अपोजिशन के लिए कवानीन बन गए? सॉरी, अमीन गंडापुर के ऊपर क्या इल्जाम? सर, उनके ऊपर इल्जाम था ना वो शहद की बोतल वाला, आप भूल गए? तो खबरें तो मौजूद है सारी सामने पड़ी। बोतल जो है वो एएनएफ का केस है। तो शहद की बोतल किसका केस है? कोई बंदा थोड़ा सा जो है ना वो एनालॉजी ड्रॉ करता है, कोई बंदा फैक्ट्स को देखता है। एनीवे, ओके, कोई बात, आप पूछिए। जी चौधरी साहब, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? अच्छा, पहली तो बात ये है कि ये मुशर्रफ का पार्ट 2 है, ये जो गवर्नमेंट है रेप्लिका, आप एक एक इशू उठाकर देख लें, वही हो रहा है, लेकिन उसमें एक फ़र्क है। जो मुशर्रफ ने आखिरी साल में गलतियां की थी, ये पहले साल में कर रहे हैं। जब अगर पार्टियां तोड़ी गई थी, अगर उसको ले लें, अच्छा, तो चौधरी परवेज लाई साहब, थैंक यू सो मच। दोबारा भी आपको किस दिन पकड़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फवाद हमारे साथ थे, लेकिन शमशान बुखारी साहब भी अब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, उनसे हम स्पेसिफिकली पंजाब के ऊपर बात करेंगे। जी चौधरी साहब। अच्छा, उसमें ये ब्रिगेडियर एजाज साहब जी होम सेक्रेटरी थे, परवेज लाई साहब उस वक्त भी उस पावर में थे, नैब उस वक्त भी हरकत में थी, और अब भी वही हरकत हो रही। उस वक्त जनरल एहतशाम ज़मीर, आपको याद होगा, एक मेंबर ने उठकर कहा था कि मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे रहा हूँ, तो दूसरे मेंबर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कहा था कि नहीं, आप एहतशाम ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे रहे हैं। वो डॉक्टर शेर अफगान साहब जो थे उनके बारे में कहा। जी बिल्कुल, हाँ। तो वही अब हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसी तरह से पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, उसी तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब गिरफ्तारियां का इशू क्या है? जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया, उस दिन ज़रदारी साहब की गिरफ्तारी हुई है, और जिस दिन गोटकी में पेपर जमा हुए हैं, उस दिन ज़रदारी साहब की गिरफ्तारी हुई है। जिस दिन वहां पे स्क्रूटनी थी और जिस दिन बजट आया, उस दिन फरियाल बीबी की गिरफ्तारी हो रही है। और वहां पे क्या आला उसूल है कि चेयरमैन को कहा गया है, आरओ ने पेपर नहीं लिए, और उसके बाद अपील गई है, ट्रिब्यूनल कह रहा है कि हाँ, आप चेयरमैन जिला काउंसिल भी रह सकते हैं और इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, आप यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा, ठीक। अब गिरफ्तारी कल, आज इन्होंने जो कल गैस की कीमतें बढ़ाई हैं, और डोमेस्टिक वो भी 200, 250, 300% गैस की कीमतें बढ़ी। आज सब्जी, फ्रूट, हर चीज तेल, हर चीज इस वक्त लोग बिलबिला रहे हैं, और हम हुकूमत से कोई सवाल ना करें। स्पेशली जो गैस का बम गिराया है जी, और उसके बाद अब राना सनाउल्लाह, मुझे तो डर है कि पीर साहब कहीं मैं नीचे उतरूं तो मुझे भी पता चले कि मेरे पास से भी कुछ बरामद हो गया है। बुखारी साहब से कह रहे हैं, बुखारी साहब ये होगा जी, ये तो सहाफियों पर सबकी बारी आएगी। ये आसमा शिराजी के बैग में से भी कुछ निकल आया है, और मियां जवेद लतीफ साहब के भी पास से कुछ निकल आया है। ये किस तरह? अच्छा मियां साहब, आप ये जो खबरें हैं, ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं। आज फैसलाबाद बंद है, सारा कसूर मेरा शहर बंद है, पावर लूम्स की स्ट्राइक है, गुजरांवाला आज बंद है, आज मुल्तान बंद है, बुरे जहां जहां पे पावर लूम्स है, कपड़े का सारा बिजनेस है, सारे का सारा बंद है, और ये समझते हैं कि इससे लोगों के पेट भर जाएंगे इन गिरफ्तारियों। अच्छा, लेकिन मियां साहब, आप क्या कर सकते हैं? क्यों ना हुकूमत करे जब अपोजिशन के अंदर दमखामी नहीं है? वो अपने अपने मसलहत पे, मफाहमत पे, मसलन शहबाज शरीफ साहब, उनका आप रद्द-ए-अमल देख लें, आज भी जिस तरह का आया है, वो पहले तो बाहर जाके बैठ गए। तो आपके ख्याल में क्यों ना, इसी तरह पीपल्स पार्टी की बहुत सी मसलहतें हैं, तो क्यों ना हुकूमत उनका फायदा उठाए? हाँ आसमा, अगर तो आप फ़ायदा उठाने की बात करते हैं तो यकीनन ये फ़ायदा वही हुकूमतें उठाती हैं जो कठपुतलियाँ हों, जो यकीनन अवामी एतमाद खो चुकी हों। तो जहाँ तक तल्लक है गिरफ़्तारियों का, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि गिरफ़्तारियों पर हम एहतजाज नहीं करेंगे। सारी अपोजिशन को गिरफ़्तार कर लें, फिर भी गिरफ़्तारियों पर एहतजाज नहीं करेंगे। एहतजाज होगा, मगर एहतजाज होगा जो इन्होंने कौम का जीना दोबर कर दिया है। एहतजाज होगा इस बात पे
کہ ڈالر کی کتنی اونچی اڑان ہے. احتجاج ہوگا اس بات پہ کہ آپ کا روپیہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے. احتجاج ہوگا اس بات پہ کہ اگر پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کر جاتی ہے, جو ان کے مشیر خزانہ خود فرما رہے ہیں کہ یہی حالات رہے تو پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کر جائے گی, تو نیوکلیر پاکستان کا کیا بنے گا. یہ احتجاج وہ کریں گے لوگ جن کو پاکستان کی سلامتی سے کنسرن ہے. احتجاج وہ لوگ کریں گے جنہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل پاکستان سے وابستہ کر رکھا ہے. وہ یقیناً خوش ہوں گے جو بیگ پکڑیں گے اور کسی اور جگہ نکل جائیں گے. مگر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ابھی جو بات کر رہے تھے فواد, ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ کرپشن ہے, ان چیزوں پر گرفتاریاں ہوں گی, ساری اپوزیشن گرفتار ہوگی. اور وہی بات یہ ہے, ہم تو ڈے ون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا آج تک غداروں کو, کیا کرپٹ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا ہے, ان پر یہ تغمے سجائے جاتے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 12 اکتوبر 99 کو اگر نواز شریف کرپٹ ہوتا تو طیارہ ہائی جیکنگ کیس بنانے کی ضرورت نہیں تھی, اس میں 25 سال سزا اس کو سنانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر نواز شریف کرپٹ ہوتا تو پھر اگر پناما ہوتا تو 2014 میں 126 دن کا دھرنا دینے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن میاں صاحب یہ فیکٹ نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے لوگ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہیں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس سے. یہی وجہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں, وہ باقی لوگوں سے مل رہے ہیں. یہ تو فیکٹ ہے نا, کچھ لوگ تو ملے ہیں ان سے پرائم منسٹر سے. نہیں آسما اس میں تھوڑا سا میں ضرور یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے چھانگا مانگا کا ذکر خود سے کیا, ابھی وہ ایک کلپ سنوایا عمران خان صاحب کا, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی بتایا جائے نا کہ ان لوگوں کو کتنے میں خریدا گیا. میں نہیں کہتا کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں 10 11 12 لوگ, 10 11 12 لوگ تو نہیں تھے, 5 6 لوگ ضرور تھے, مگر وہ 5 6 کتنے میں خریدے گیا. اور ہمیں علم ہے, ہماری اطلاعات ہے 7 لوگ ملے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا سمسام بخاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بخاری صاحب, ایک تو یہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری چونکہ پنجاب سے ہوئی ہے. آسما اگر اجازت دیں, میں یہ ایک سوال ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو فواد چودھری بتا رہے تھے کہ اے این ایف نے پکڑا ہے, ہم نے نہیں پکڑا, تو اسی طرح یہ ایک بنا رہے تھے قرضوں کے حوالے سے جو کمیشن بنا رہے تھے اس پہ جس کو سربراہ بنایا گیا تھا, جو نیب میں نہیں پکڑے گئے اس میں پکڑے جائیں گے, جو اس میں نہیں پکڑے جائیں گے وہ آج اے این ایف کا کار بھی آپ دیکھ لیں. اگر انہوں نے پکڑنا ہی ہے تو پھر جس طرح مرضی پکڑ لیں. وہ تو اب کچھ بھی ہوگا سمسام بخاری صاحب, وہ تو ابھی کہا ہے چوئی صاحب نے کہ یہ مشرف پارٹ 2 چل رہا ہے اس وقت, یہ گورنمنٹ ان کی چل رہی ہے مشرف صاحب کی. تو کیا آپ کے خیال میں یہ پالیسیز انہی کی ہیں؟ دیکھیں آسما, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے تو میرے لیٹ آنے کی معافی, میں کیبنٹ میٹنگ میں تھا اور وہاں سے میں آیا ہوں. بات یہ ہے کہ چوئی صاحب جو بھی کہتے رہیں, چوئی صاحب ہمارے بھائی ہیں, یا میاں جاوید لطیف صاحب جو بھی کہتے رہیں وہ ان کا نظریہ ہے, ہمارا ایک اپنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو اے این ایف نے, اس کو بند کر دیں, رانا ثناء اللہ صاحب کو اے این ایف نے پکڑا ہے. میں تو کیبنٹ میٹنگ میں تھا جس وقت مجھے اطلاع ملی. صورتحال یہ ہے کہ اے این ایف کا حساب تو وہ دیں گے. میاں جاوید لطیف صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, کیا رانا ثناء اللہ صاحب کے کوئی اور جرم نہیں ہے؟ کیا ماڈل ٹاؤن میں کے قتل و غارت گری میں ان کا نہیں ہے؟ کیا جو عید میلاد النبی کے جلوس پہ فائرنگ کر کے 4 بندے شہید کروائے گئے فیصل آباد میں, اس میں ان کا جرم نہیں ہے؟ کیا بے گناہوں پہ جو قتل و غارت گری اور پرچے وہ ان کا جرم نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو اصل میں ان کے, سن تو لے میری بات آسما, اگر آپ دیکھیں نا, آپ 25 منٹ ہو گئے آپ کو پروگرام کرتے ہوئے, میری اپنی غلطی ہے لیکن مجھے بات تو کر لینے. جی میں سوال ہی پوچھ کسی کی گرفتاری پہ نہ خوش ہوں نہ, میں سمجھتا ہوں ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے. ان کو بہت پہلے اندر ہونا چاہیے تھا ماڈل ٹاؤن کی قتل و غارت گری پہ, ان کو ان سے بھی ہونا چاہیے تھا جب صاحبزادہ فضل کریم نے احتجاجاً نون لیگ چھوڑی کہ اس بندے نے فرقہ واریت میں تباہی کر دی ہے اس ملک کی. اے این ایف کا کیس ہے, میرے پاس اس کی, آپ کو پتا ہے میں اس طرح کا غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوں, میرے پاس ابھی اس کی تفصیلات نہیں ہیں, میں کیبنٹ میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں. اور دوسرا اے این ایف پہ بہتر یہ ہے کہ وفاق کے لوگ بولیں, یا میرے پاس کل تک اطلاعات ہوں گی تو میں ضرور بولوں گا. عرض یہ ہے کہ یہ کوئی پکڑے جانا, اگر تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کرتے رہے مکافات عمل ہے, مگر اس میں حکومت کا کوئی لینا
लेना देना नहीं है। अल्लाह पाक ऊपर बैठा हुआ है जो बेगुनाहों की सुनता है किसी ना किसी वक्त। बाकी एक मुझे परेशानी भी है और मुझे समझ नहीं आ रही कि चौधरी मंजूर साहब जो है वो राना सनाउल्लाह पे कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह वो आदमी है जिसने पीपल्स पार्टी के बारे में जो बातें की, मैं आज नहीं कर सकता पीपल्स पार्टी को छोड़ने के बाद। लेकिन बुखारी साहब आज बिलावल साहब ने बड़ा उन्होंने कहा है कि हमारे इख्तलाफात हैं, उन्होंने कहा है बिलावल साहब जो कर रहे हैं, अल्लाह करे वो इत्तेजाज एहसन साहब की भी सुने। हाँ जी, अल्लाह करे वो इत्तेजाज एहसन साहब की भी सुने। वो कह रहे हैं हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन हम सर जो गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर तो सभी एतराज देने के लिए, जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्रिमिनल का साथ देना या फौज को गालियां देना जरूरी नहीं है। आप साथ दे रहे हैं ये बात। चले मैं बुखारी साहब का सवाल आपके सामने रख देती हूँ कि ये सवाल तो अपनी जगह पे है। देखिए जो उन पे केसेस हैं, सवाल ये है कि अगर आप राणा साहब की गाड़ी से मंशियात निकाल देंगे तो कौन मानेगा? ये क्या आप कर रहे हैं? हाँ जी, वो मुझे तो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जैसे वो कहते हैं ना कि वो एक सर वो भैंस चोरी वाला मामला पुराना हो गया ना। ग्रीक कहावत है, ये भैंस चोरी है ना मॉडर्न दौर की, ठीक है। वो ग्रीक कहावत है ना कि वो अल्लाह ताला खुदा जिसको बर्बाद करना चाहता है पहले उसको पागल कर देता है। राना सनाउल्लाह को डिफेंड करें, नहीं मेरी बात तो सुन लेना, पीर साहब। हम ये कह रहे हैं कि उन पे केसेस आपने जितने बताए हैं उनमें गिरफ्तार कर लेते, वो तो थे। लेकिन अगर एएनएफ गिरफ्तार करेगी और एक खास पर्सपेक्टिव में कल जो उन्होंने एक बात कही है उसके जवाब में गिरफ्तार करेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। अब सवाल यह है कि क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि इन गिरफ्तारियों से लोगों की गैस जो महंगी हुई है, जो मुझे बिजली का बिल आया, जो ज़राअत तबाह होगी, मुझे या पीर साहब अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि इस बजट से फलां तबका खुश हो गया जी, और किसान खुश हो गए, मजदूर खुश हो गए, क्लर्क खुश हो गए। मेरी एक बात सुन लेना, मेरी अब बात सुन लेना। साहब आपके इत्तेहादियों ने एक तबका बता दे, वो तो याद ही नहीं है आपको। किसका? चौधरी साहब आप मुझे जानते हैं, आप मेरा एक एक ईची बीची जानते हैं, मेरा कोई कारोबार दुनिया में ज़राअत के अलावा है नहीं। मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने ₹1.5 उसमें बिजली में इजाफा कर दिया, ट्यूबवेल की बिजली बढ़ा दी, ₹1.5 ट्यूबवेल खाद की कीमत में इजाफा कर दिया, डीजल। अब मेरी बात सुन लेना, अब आप बात सुन ले, डीजल जो है वो ट्यूबवेल में भी यूज होता है, दवाइयां वो आपने क्या कर दिया है, आपको एहसास नहीं है? आप लोगों ने आज सारा पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान बंद हुआ पड़ा है, सीएनजी आपने बढ़ा दी, गैस की कीमतें आपने, ये कहानी है सो कॉल्ड लिबरल्स की। मजदूर की कहानी है, आम आदमी की कहानी है। जाके पूछिए लोगों से कि क्या हो रहा है। जो आज लाखों लोग आज अगर मेरे शहर में आज फाका है, अच्छा, मजदूर काम पे नहीं गया पावर लूम का, तो मैं कहूं ये सो कॉल्ड लिबरल की है, लेदर फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, सारी की सारी फैसलाबाद बंद है, मुल्तान बंद है, गुजरांवाला बंद है, ये सो कॉल्ड मजदूर जो है वो सो कॉल्ड लिबरल है। बुखारी साहब मियां साहब मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। चौधरी साहब ने जो सवाल कर रहे हैं वो भी अहम है, लेकिन उसके साथ साथ अहम ये भी है कि जो महंगाई का अजाब लोगों के सरों पर नाजिल हो चुका है उसका जवाब हम किससे मांगे? पिछली हुकूमतों से मांगे या पिछले 1 साल से जो हुकूमत है उससे मांगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर हम जरूर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब के जो MPAs की बात हो रही है, तकरीबन 7 की इत्तलात है हमारे पास, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बुखारी साहब आपको क्यों ज़रूरत पेश आ गई है कि आप जो है वो लोगों को तोड़ें, इस वक्त उनके लोगों से बात करें, मुलाकातें करें? क्या ज़रूरत है? नंबर्स तो आपके पास पूरे हैं और जाहिर है कि इस वक्त ज़्यादा बात भी महंगाई पे होती है, लोग कह रहे हैं कि शायद उससे तवज्जो हटाने के लिए। देखें आसमा, मैं पॉलिटिकल बात करूंगा सच्चाई के साथ। जितने लोग भी मिले हैं कोई हमारी दावत पे नहीं मिला, तमाम लोगों की अपनी ख्वाहिश थी। मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ आपको कह रहा हूं। और कितने लोग हैं और ख्वाहिश क्या थी? नहीं छोड़ो ये बात, हमारी पार्टी में बहुत सारे हैं जो आपको नंबर दे चुके हैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोस। जितने भी हैं और जितने और भी आएंगे, लोग ये हैं कि लोग अगर देखें ना, एक आपका नैरेटिव है, एक चौधरी साहब का नैरेटिव है, एक ये है। लोगों का ख्याल ये है कि उनको अभी आज जो शख्स गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए तो यही एक ऐसे आदमी थे कि जो उनको अछूत समझते थे और उनको
मतलब मुस्लिम लीग नून में ज़्यादातर लोगों का जो देखे ना, कुछ तो तगड़े लोग हैं मेरे भाई जैसे जो पैनल पे बैठे हैं, या जो बड़ी इनकी करके, जो इनका लोअर टियर है, वो उनको इज्जत का बड़ा इशू है कि हमें इज्जत नहीं दी तो जाती। इसको हम हॉर्स ट्रेडिंग अर्ज ये है कहेंगे कि कोई अगर मेंबर आके भाई साहब, इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे हम? वैसे पीर साहब आपके मेंबरों को दिस इज्जत इज मिल नॉट रही हॉर्स ट्रेडिंग अच्छा, सर। चॉइस साहब, आप नून में हैं या पीपल्स पार्टी में? मेरे भाई नहीं, हैं वो मैं जवाब। वैसे पूछ रहा हूँ, मैं पीटीआई में नहीं, अभी मैंने मियां साहब की बात सारी- वास्ते तू ते खालिस पीपल पार्टी रहने दे चौधरी मंजूर। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुनो। तुसी तो चौधरी एतजाज हसन दे पैरोकार हो यार, छड़ दियो तुम। अच्छा मेरी बात सुने। मैं गुजारिश ये कहने लगा हूं। अच्छा, भुट्टो साहब के नहीं? पीर साहब जिन्ना ने इसलिए नहीं कहेंगे जी जी जी, जिन्ना ने अगर इन्ना यार, गलत चॉइस साहब कीता मुझे सी जवाब कोई, दे दो। पीर अच्छा, साहब अच्छा। मेरा एक सवाल ले लो, चॉइस अगर साहब इन्ना ने गलत जवाब दे कीता लेने कोई दो। तो तुसी भी चॉइस गलत साहब कर जवाब, चॉइस साहब जवाब तो दे लेने दो। हाँ जी। हॉर्स ट्रेडिंग तब कहेंगे हाँ। कि अगर हमने उनको दावत दी हो। ठीक। हॉर्स ट्रेडिंग तब देंगे अगर कोई उनसे फाइनेंसेस की, प्लॉट्स की, नौकरियों की डील हुई हो। अच्छा, अगर कोई जाके अपने हलके की बात करता है या ये कहता है कि मैं मुतमिन नहीं हूं, फ्लोर कोई क्रॉस कर नहीं सकता। ठीक सर। People are तो not अब with ये that. ये अच्छा, अब इनकी- हलाल हॉर्स इनकी जो अपनी ट्रेडिंग हो जंग रही है, है। मुझे एक मिनट, let me finish, अच्छा नहीं, let me मियां साहब finish. से मुझे इनकी सर जो मैं मियां साहब से पूछूं मियां क्यों साहब एक मुतमईन नहीं है? मिनट, नहीं भाई साहब, मियां साहब से नहीं, पूछूं नहीं, ना। एक मिनट, सर, वन टाइम लाइनर, कम है, वन तो लाइनर, उनको भी टाइम देना वन ना। लाइनर। जी जी जी, आसमा वन लाइनर। जी। इनको जो हो रहा है ये फैसला पहले कर रहे हैं कि इनकी लीडर मरियम बीबी हैं या शहबाज साहब हैं, तो शायद फिर इनमें क्रैक्स कुछ कम हो जाए। अच्छा क्यों भाई? पीर साहब, अच्छा पीर मियां साहब, मियां साहब- ओए सर- एमएनए एमपी एक रिकार्ड दी मार होंदे ने, मियां साहब, एक नोटिस दी मार ने। मियां साहब क्यों आपके लीडरशिप के मैं- ऊपर झगड़ा है? मियां नहीं जी। नहीं आसमा, मैं बहारी साहब का बड़ा मुझे एहतराम है, मगर मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि क्या बनी गाला की दीवारें फलांत कर वो अंदर गए हैं एमपीए बगैर बुलाए? No, क्या मैंने बनी कहा गाला वो दावत पे दाखिल नहीं हो गए गए, हैं? मिले हम। खुदा का खौफ करें, मतलब आपसे मुझे ये तोको नहीं थी कि आप इस तरह की टोटल गुफ्तगू मैंने फरमाएंगे। कहा हमारी मगर ख्वाहिश मुझे पे नहीं, एक मियां चीज साहब है नहीं, प्लीज मियां साहब, व्हाट आई यार, सेड मेरी उस पे बात तो करें। सुन लेना। मैंने कहा हमारी अब ख्वाहिश बहारी पे साहब, नहीं, उनकी ख्वाहिश पे आप- मुलाकात अच्छा, अब आप मुझे हुक्म बोलने का मौका तो दें ना। मैं अर्ज करता हूँ, सर, आप जो बॉलिंग फरमा करें। रहे हैं, आपकी मजबूरियां हैं, ठीक है, आप जरूर फरमाएं, हम आपका फरमान सुनेंगे। मेरी कोई मजबूरी मगर नहीं मुझे है, कोई मैं ये औलाद तो अली हूं, मेरी समझाए। कोई मजबूरी नहीं है। मुझे ये तो कुछ समझा दे बुखारी साहब कि क्या दीवारें फलांत के गए हैं, दरवाजा तोड़ के दाखिल शराजी हुए हैं, कौन और है जी? तीसरी नंबर पे वही। हाँ मजबूरियां और भी होती हैं जी, हल्कों की। जी। अगर तो आप लोगों में इतने पॉपुलर हैं कि लोग आप समझते हैं कि फ्यूचर में भी आपका ही वोट बैंक बढ़ रहा है, एक लालच वो होता है एमपी एमएनए को कि टिकट मकबूल जमात से लिया जाए। और भाई आपका हालत ये है कि आपके प्राइम मिनिस्टर बगैर सिक्योरिटी के अगर लोगों में चले जाएं तो शायद वापस ना जा सकें, ये हालत हो गई है आपकी। और तीसरा मुझे ये बताएं, नहीं, कि ये अगर आपका कहना, आप, आपकी ख्वाहिश है, हाँ, आपकी ख्वाहिश है सर। अच्छा, रेट जी। हिस्सा बकदर जुस्सा लगा दें, हाँ। हिस्सा बकदर जुस्सा लगा के 5-6 खरीद के ले भी जाएं, तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी चौधरी मंजूर कह रहे थे कि क्या उससे गैस बिजली के रेट कम हो जाएंगे, क्या उससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, क्या उससे लोगों मैंने की बात और जो की है। मकान आटे का बनाने थे थैला आपने 1000 50 रुपए लाख हो वो गया बन सर, जाएंगे। हमारा concern मुझे ये ये है। बताएं कि बिल्कुल। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से एमपीएमएनए को बेतुकीर करने से, बेवफा करने से, उनकी वफादारियां ठीक, खरीदने लेकिन से मियां साहब, अगर साहब, तो ये बात आवाम भी के तो तय है मसाइल ना हल कि हो एक जाते हैं तो चेयरमैन आप जरूर सेनेट- करें। जरदारी सर, एक साहब को आपने बुखारी साहब, सुनिए तो जेल सही। में कैद रखा, जेल में ज्यादतियां करवाई गई, वो ठीक था। अच्छा, तो आप जरदारी साहब के फेवर में इस वक्त बोल रहे हैं? किसको? आप जरदारी साहब के नहीं, साथ मैं हैं ये या नहीं खान कह साहब? रहा। एक बताएं। आसमा कोई मैं एक खान बताएं। साहब के साथ हूँ, मेरी बात सुन ले, मैं इनको आईना दिखा रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, ठीक मेरी है। अर्ज सुन ले। जी। मैंने यार, कहाँ पे आप कहा, मैंने मुझे कहाँ आईना पे कहा वो कि दिखाएं। मुलाकात नहीं हुई? सर मैं आपकी यार, जमात मुझे को, ये मेरे बताएं भाई, ना, मेरा बुखारी साहब, अच्छा, मैं ये समझना मुझे चाह रही एक हूँ। बात खत्म कर लेने दें। बुखारी साहब सुने ना, मैं ये आपकी बात को आगे चॉइस साहब की तरफ लेके जा रही आसमा आपने मेरी हूँ। बात, सर मैं आप ही की उन्होंने जो बात को कहा, आगे, मैंने वो बात की नहीं। सर आपकी बात को आगे लेके जा आसमा, रही मैंने हूँ। वो बात की नहीं। मैं पिछली बात की मैंने बात ये कहा कर कि हमारी ख्वाहिश पे मुलाकात नहीं हुई। मैंने सही। कब कहा कि वो जोर दुरुस्त जोर हो से गई ये तोड़ बात। के आ गए। लेकिन चॉइस साहब, उन्होंने ये बात ख्वाहिश का सच इजहार नहीं किया, है। हमने पूरी कर ये दी। देखिए जो चार मियां पांच साहब, एक लोग सेकंड बात मिले सुन हैं लें, ना, मेरी बात भी सुन आसमा लें। नहीं,
सर क्या आसमा, ये एक दुरुस्त सेकंड। नहीं है कि बहारी अपोजिशन साहब जो अपना कह रहे हैं किरदार ना, नहीं अदा कर पा रहे? ये गलत चले यूं बयानी बात है, करें। ये गलत नहीं, बयानी क्यों नहीं अदा है। कर जो पा रहे? अरकान देखिए ना, असेंबली इशू चार किधर पांच आया? मिले हैं, वो भी कह रहे मियां हैं साहब, एक मिनट, ठीक, इशू किधर आया? गवर्नर ने भी हमें कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, नहीं, मियां साहब, एक मिनट जरा। सीएम ने कहा, ये वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। नहीं नहीं, जी। अपोजिशन क्या नहीं क्या कर रही? कहा? अपोजिशन जब वो का गए काम तो ये उन्होंने है अपने हलकों की कि बात की, अपोजिशन क्या में पहले पहले कोई दिन मदद कर बजट रही आया, बुखारी साहब जरा प्लीज बात सुन ले इधर। हाँ जी। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया, जिसमें सारे इंडिकेटर्स माइनस में चले गए। इन्होंने ज़रदारी साहब को गिरफ्तार किया। उसी रात शाम को बिलावल साहब ने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लें, मेरी सारी पार्टी को, मेरे सारे खानदान को, लेकिन अगर अवाम दोस्त बजट दे दें मैं फिर भी वोट कर दूंगा इस बजट को। इससे बड़ी कोई ऑफर थी? लेकिन अगर आप 1600 अरब रुपए के टैक्स लगाकर लोगों का कचूमर निकाल देंगे और फिर उसके बाद आप तवक्को करें। अब जरदारी साहब ने कहा क्या है परसों हमें कि पहले मुझे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दबाव में रखने के लिए गिरफ्तार करते थे, अब मेरे बेटे को दबाव में रखने के लिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो क्या उसकी गिरफ्तारी से वो रुक गया? क्या बिलावल भुट्टो रुक गए? उन्होंने जब एपीसी में शामिल हुए हैं, हमने सिर्फ एक बात उनसे कही है, दो चीजें। एक हमने लॉकडाउन को कहा कि ये पहला स्टेज नहीं है। इमरान खान 126 दिन में वो डेड एंड पे चले गए थे ना, ये आखिरी स्टेज होती है। दूसरी उन्होंने जो बिलावल साहब ने कही है कि हमने स्टार्ट ले लिया, बाकी भी अपनी पार्टियां स्टार्ट ले। मरियम भी, मेरे ख्याल है मरियम नवाज साहब भी जा रही हैं मंडी बहाउद्दीन, हम 21 को उधर किया है, 29 को इधर किया है, दोनों पार्टियों के अंदर किया है, बाकी जगहों पे किया है। बिल्कुल सही है चौधरी साहब, लेकिन चेयरमैन सेनेट का जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हो पा रहा। मैं इस ब्रेक के बाद कि कौन कैंडिडेट होगा अभी तक वो कल या परसों जो रैबर कमेटी बनी है उसने फैसला करना। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ये एक बड़ी खबर है वैसे जो चौधरी साहब अभी दे रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इस पे जरूर बात करेंगे कि अपोजिशन कर क्या सकती है, ऑप्शंस क्या हैं उनके पास। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले चौधरी साहब ने कहा कि रैबर कमेटी तकरीबन फैसला कर चुकी है कि चेयरमैन सेनेट जो है वो उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट हो गया उसके ऊपर, नाम के ऊपर? मैंने आपको ये कहा है कि अभी वो कल मिल रहे हैं, कल या परसों 1-2 दिनों में मिलेंगे। वो रैबर कमेटी जो है उसमें फैसला हो जाएगा और कंसेंसस कैंडिडेट होगा। अच्छा। ये उससे पहले किसी का हक है कि कोई भी कैंडिडेट बने? आपके ख्याल में ये एक पहला मुअस्सर हथियार होगा गवर्नमेंट के? लाजमी बात है। अब ये जो काउंटर स्ट्रेटेजी में जो गिरफ्तारियां और ये जो अभी और भी आज फवाद चौधरी साहब अभी फरमा रहे थे कि वो जादूगर हैं, ऐसे जादूगर हमने बहुत देखे थे। अयूब खान भी जादूगर था, याया खान भी जादूगर था, ज़ियाउल हक भी जादूगर था, मुशर्रफ के दौर में भी जादूगरी देखी है। और ये जो पीर साहब कह रहे थे ना कि अभी वो मर्जी से जाते हैं, ये मर्जियां हमें पता है कहाँ से आती हैं और कहाँ से जाती है मर्जी। अच्छा, लेकिन और ये जो बात है ना कि ये देखो ना, सिंध में हमारी 35 की मेजॉरिटी है। अब 35 तोड़े फिर करें ना, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। तो हो और सकता डर है क्यों आ रहा है आपको? हाँ। डर क्यों लग रहा है? मतलब पंजाब के अंदर तोड़ रहे हैं या किसी जगह पे तोड़ रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? हमने उस वक्त भी एन को भी कहा था कि आपने उस दौर में जब क्यू के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, गलत था। हम अगर सेंटर में बनाना चाहते, पीर साहब को पता है, हम बना सकते थे। हमने वो गाली सुन ली, लेकिन हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बजाय हमने उसको साथ मिला लिया। बिल्कुल। अच्छा मियां साहब, आप मुत्तफिक हैं? क्यों को साथ मिला लिया, लेकिन हमने वो जमात तोड़ी नहीं। आप कह रहे थे कि अवाम का एहतजाज, चौधरी साहब ने भी ये कहा अवाम का एहतजाज। सर, अवाम तो अपने लिए निकलेगी, लेकिन अगर अवाम लीडर्स के बगैर निकलेगी तो जाहिर है कि उसका नुकसान होगा, वो अनारकी होगी। क्या आपकी जो लीडर हैं वो बाहर निकलने के लिए तैयार है अवाम के साथ? नहीं, अपना मैं एक तो आसमा ये चेयरमैन सेनेट का दूसरी दफ़ा आपने जिक्र किया, मैं ये क्लियर करता जाऊं कि सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जो तहरीक मुत्तहिदा अपोजिशन लेकर आ रही है, उसका कतन ये मकसद ये नहीं है कि उससे कोई पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो कंट्रोल हो जाएगी, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो जाएगा या डॉलर नीचे आ जाएगा। ये एक कठपुतली जो एक है सेनेट के चेयरमैन बनाए गए, दरअसल इससे आगाज़ किया जा रहा है वो सिंबॉलिक ओहदे जो थे उनके खिलाफ। अब आप ये देखें कि अगर हुकूमत वक्त जो है जिस तरह अरकान असेंबली की बहुत सारे बिल कर रही है, अगर आपका चेयरमैन होगा उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। उससे बिल रुक सकते हैं, उसमें कानून साजी रुक जाएगी, जो अवाम दुश्मन कानून साजी है वो रुक जाएगी। नहीं, लेकिन मैं चौधरी मंजूर साहब ये बात कहना चाह रहा था
کہ اس سے قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب اس سے ہمیں کیا ریلیف ملے گا، عوام کو کیا ریلیف ملے گا، مہنگائی کیسے بھائی بات یہ ہے کہیں سے تو آپ نے شروع کرنا ہے. تو اگر آپ اس کے اور میں یہ بات کہتا جاؤں، پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد لانے سے یا ان ہاؤس تبدیلی لانے سے مسائل کا حل پھر بھی نہیں ہے. مسائل کا حل فریش مینڈیٹ، مسائل کا حل اسی میں ہے کہ عوام کا پھر سے نیا اعتماد حاصل کیا جائے اور جس کو مینڈیٹ ملے، آزادانہ ملے، اس میں بھی کوئی کنٹرول ڈیموکریسی نہ ہو یا کنٹرول ووٹ کاسٹنگ نہ ہو. سر اپوزیشن کہتی تھی بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، بجٹ تو پاس ہو گیا، کروا لیا انہوں نے پاس، اچھی خاصی اکثریت سے کروا لیا. اگر کل کو چیئرمین سینٹ کے اندر بھی آپ کو شکست ہوتی ہے تو پھر کیا رہ جائے گا پیچھے؟ پھر تو واقعی کوئی آپ کو صرف انتظار کرنا ہے. آسما ایک میں بات کہوں آپ سے، اور میں یہ ذمہ داری سے بات کہنے لگا ہوں. آپ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جس کا آپ سے یہ تعلق رشتہ ہو کہ وہ بتا سکے آپ کو، تو آپ وہ سمجھے کہ آپ کی اس کا نام نہیں اناؤنس کریں گے تو آپ کو سب بتائیں گے کہ جو سرکاری مشینری ہے اس کا کتنا آزادانہ طور پر استعمال کر کے انہوں نے ممبران کو وہاں اکٹھا کیا، مجبور کر کے وہاں بٹھائے رکھا. جس طرح ایک قیدی ہوتے ہیں اور ان کو یہ بتایا گیا جو آج ثناء اللہ کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہونے والی چونکہ چیزیں آخری 2 منٹ رہ گئے. ہیں. بخاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اپوزیشن جو اس وقت متحرک ہے، عوام مہنگائی سے پریشان ہے، اگر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حکومت سروائیو کر پائے گی؟ دیکھیں جی، حکومت تو سروائیو انشاءاللہ کرے گی اور عوام کے مسئلے بھی حل کریں گے. عرض یہ ہے کہ یہ اکٹھے پوری دنیا کو پتہ ہے، ایک بہت بڑا سیکشن ہے عوام کا جو جانتا ہے کہ یہ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں. اب ابھی یہ رابر کمیٹی کی بات کر رہے تھے، چودھری صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈیموکریٹس ہیں بھی ڈیموکریٹ، کیونکہ ڈیموکریٹ ہیں، لیفٹسٹ ہیں، جو بھی ہیں. میں تو ان کو پیپلز پارٹی میں بھی کہتا ہوتا تھا کہ میں تو لیفٹسٹ نہیں ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قانون سازی روکنی یہ کسی ڈیموکریٹ کا حق بنتا ہے؟ یس، اور عوام دوسرا دشمن ساتھ یہ کا بھی ہے. رہبر کمیٹی کی بات کر رہے تھے، عوام ایک دشمن رہبر پیر صاحب کمیٹی کا کی ہے. بات کر رہے تھے. سر بات تو سن لیں، رہبر کمیٹی تو رہبر کا، ان کا رہبر اب بن گیا بڑا مولانا فضل الرحمان، تو وہ تو رہبر بشکل رازن ہے. نہیں یہ تو خیر بخاری صاحب اب یہ دیکھیں نا الزام ہے نا، ابھی تک تو ان کے اوپر نیب کا مقدمہ بھی ہے سچ نہیں، مگر یہ تو دیکھیں ثابت ہوں گے، ثبوت ہوں گے تو پھر ہم ضرور بات کریں گے. ذرا رازنوں کی لسٹ اپنے اندر تو دیکھیں، پی ٹی آئی کے اندر تو دیکھیں ذرا. ابھی وہ کہہ رہے تھے، بات تو سن لیں نا. مجھے آپ یہ بتائیں میں کہ نہیں آپ کا بتانا چاہتا، آپ کو پیر صاحب پتہ ہے. آپ کا ایک نظریہ ملتا ہے ان سے، باقی کوئی نظریہ نہیں ملتا. آپ کو پتہ ہے کون کون ہے، اور پیچھے مشرف دور پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو بھی 10 پتہ ہے، سال ادھر جائیں نا، سارے کے سارے گرفتار ہو جائیں گے. چاہ جانا سانو پتہ ہے، چھڈو اس گل نو. توبہ سر، میں مسلم لیگ تو اللہ میں نو پناہ دے سیاست میں چھڑ سکنا. اچھا میں مسلم لیگ کے چاہ کے رہنا سنا چھڈو، مینوں پتہ ہے جو ہے. بہت شکریہ، آپس دی گل چھڑ دیو. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. حلف چک کے کرو نا گل سر، حلف چک کے کرو گل سر. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے جو سب سے اہم اس ساری گفتگو میں مس ہو رہی ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. پاکستان کی عوام اس لیے مس ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر جو مہنگائی ہے، ان کو جو دوائیاں نہیں مل رہی، ان کو جو آٹا روٹی کپڑا مکان نہیں مل رہا، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم اس طرح سے بات نہیں کر سکتے. جو سارے مسائل ہیں سیاسی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن عوام سمجھ بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے مسئلے یعنی ظاہر بے پیٹ سے آگے کوئی اور چیز ہے نہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں. خدا را ان کے مسئلے حل کریں، ورنہ واقعی بھوک بہت بڑھ جائے گی، ننگ اور افلاس میں اضافہ ہوگا، اور اس سے کسی کا نہیں، صرف عوام کا، پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.